नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। बुंदेलखंड का बहुप्रतीक्षित सागर इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव आज सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। 19,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों के साथ ये कॉन्क्लेव इस क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ है। इस आयोजन ने बुंदेलखंड को औद्योगिक क्रांति की दिशा में अग्रसर किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मंच से बुंदेलखंड के उज्जवल भविष्य का खाका खींचते हुए बड़े निवेशकों को आकर्षित किया। कई क्षेत्रों में नए निवेश के वादे और योजनाएं सामने आई हैं, जिनसे 30,000 से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है। देखिए इस रिपोर्ट में। इस कॉन्क्लेव में बुंदेलखंड को औद्योगिक केंद्र बनाने की दिशा में बड़े कदम उठाए गए। 19,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए, जिनमें प्रमुखता से बंसल ग्रुप का 1350 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है, जिससे 4 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, एक 5 स्टार होटल और सोलर प्लांट बनाए जाएंगे। इसके अलावा मध्य भारत एग्रो कंपनी ने 500 करोड़ रुपए का निवेश कृषि आधारित उद्योगों में करने का वादा किया है। गीतांजलि ग्रुप ने 3200 करोड़ रुपए से निवाड़ी में स्टील प्लांट लगाने की घोषणा की। इन निवेशों से बुंदेलखंड में स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। बिल्कुल ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे तो लोग जागरूक होंगे और बिजनेस आगे बढ़ेगा तो लोगों में इम्प्रूवमेंट आएगा। आज मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की है उससे एक नई ऊर्जा को जरूर हम युवाओं के मन में और दिल में एक ऊर्जा प्राप्त हुई है और हम लोग यही कामना करते हैं कि इधर पे उद्योगों का सेटअप होगा और हम लोग को काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। सर, हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं और इसके अच्छे परिणाम निकलने चाहिए और मोस्टली जितना इन्वेस्टमेंट अगर 9,000 करोड़ का उन्होंने बोला है उसका अगर 50% भी आ गया तो यहाँ कम से कम 15 से 20,000 रोजगार उपलब्ध हो जाएंगे। हम लोग भी प्रयासरत हैं और हम लोग भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इस बार का सागर इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव कई मायनों में खास रहा। 4500 से अधिक निवेशकों और 60 से अधिक उद्योगपतियों ने इस आयोजन में भाग लिया। ओडीओपी, एक जिला एक उत्पाद योजना पर खास जोर दिया गया, जिसमें सागर के बीड़ी और अगरबत्ती उद्योग के पुनरुत्थान और छतरपुर के फर्नीचर, दमोह के चने, टीकमगढ़ के अदरक और सागर के टमाटर को वैश्विक बाजार में पहुंचाने के लिए रणनीति बनाई गई। ये इन्वेस्टर समिट संभागीय स्तर पे अलग अलग क्रमशः होती जा रही है, तो लगातार हर इन्वेस्टर समिट से हम ये संभाग में भी बात रख रहे हैं, लेकिन प्रदेश को भी जोड़ रहे हैं। इससे प्रदेश अलग नहीं है, इसलिए प्रदेश के अंदर और संभाग में दोनों जगह, लेकिन इसका एक चक्री क्रम में फायदा क्या हो रहा है? चक्री क्रम में फायदा ये हो रहा है कि सारे अधिकारी, सारी जिम्मेदार, सारी रचनाओं के हमारे सेक्टर के लोग यहाँ हर महीने मिल रहे हैं। कॉन्क्लेव में हुए भारी निवेश के बावजूद कांग्रेस ने इस आयोजन को दिखावे का इवेंट बताते हुए इसकी आलोचना की। विपक्ष ने कहा कि इस तरह के आयोजन केवल कागजी योजनाओं तक सीमित रहते हैं और जमीनी स्तर पर विकास नहीं होता। कांग्रेस ने ये भी सवाल उठाया कि पिछली कॉन्क्लेव के कई बड़े प्रोजेक्ट्स अभी भी अधर में लटके हुए हैं। ये सरकार पिछली 20 साल में जितनी इन्वेस्टर समिट करी उसका एक व्हाइट पेपर जारी करे कि कितने करोड़ों रुपए मध्य प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई इन्होंने उस इन्वेस्टर समिट पर लगाया, कितने करोड़ों अरबों की जमीनें चंद उद्योगपतियों को देने का काम करा, उन जमीनों से क्या रोजगार मिलने का काम हुआ ये तो बताए, खर्च कितना करा, उस पर रोजगार कितने आए, व्यवस्था कितनी, रोज नया नाटक और जनता की गाड़ी कमाई से विज्ञापन, सिर्फ विज्ञापन और भ्रष्टाचार की सरकार मध्य प्रदेश की सरकार, प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार की सरकार बन चुकी। क्या इन सभी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया जा सकेगा? क्या ये आयोजन सिर्फ वादों और कागजों तक ही सीमित रहेंगे या वाकई बुंदेलखंड के औद्योगिक परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव आएगा? विपक्ष के उठाए सवाल और सरकार की मंशा के बीच ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में ये कॉन्क्लेव कितना प्रभावी। तो जय जय बुंदेलखंड, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी से योगेश गुप्ता जी जुड़े हैं। योगेश जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता हिमानी सिंह जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। हिमानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अर्थशास्त्री लोकेश भारती जी भी इस चर्चा का हिस्सा है। लोकेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हिमानी जी, सरकार दावा कर रही है कि हजारों करोड़ों का निवेश का प्रस्ताव आज इस समिट में आया है, लेकिन कांग्रेस को क्यों ये लगता है कि सिर्फ भ्रष्टाचार और विज्ञापन ही ये समिट का माध्यम होते हैं?
देखिए, जितनी बड़ी बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी के नेता इस समिट के बारे में कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चाटुकारिता की सीमा पार कर दी है। वो लोग ये भूल गए हैं कि इससे पहले मोहन यादव से पहले भी शिवराज सिंह जी की ही सरकार थी और वो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी। उसमें भी बहुत सारे समिट हुए थे। इस तरह से दिखा रहे हैं जैसे पहले वाली सरकारों ने कुछ नहीं किया, जैसे विपक्ष की सरकार रही थी और उसने कुछ नहीं किया। अभी हो रहा है जो हो रहा है। पर मेरा सवाल यहाँ पर यह है, आपने पूछा कि कांग्रेस को क्यों विरोध दर्ज करा रही है, कि पहली चीज तो ये कि आज से पहले बहुत सारे समिट हुए, धरातल पर कितने दिखाई दे रहे हैं, कितने निवेश के वादे होते हैं और बाद में वो जमीन पर नहीं उतर पाते, अभी सिर्फ घोषणाएं होकर रह जाती हैं। सही बात है, बिल्कुल प्रचार प्रसार में और इन सब चीजों में जितना खर्चा हुआ, अब आप ये मानिए कि अगर आप कोई ऐसा निवेश करते हैं जिसमें आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया और उससे इनकम जो है वो 1,000 रुपए आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो निवेश, तो इस तरह का एक श्वेत पत्र जारी करे कि पिछले जो इतने सारे इन्वेस्टर समिट हुए थे जिनका बहुत महिमा मंडन किया गया था, उनका क्या लाभ इस प्रदेश को हो पा रहा है, कि आप लगातार उस चीज को कर रहे हैं, उसका कोई लाभ मिल रहा है कि नहीं। धरातल पर तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि जिस तरह के दावे 20 सालों में आप कर रहे थे, अभी तक आप विश्वास अपना बना नहीं पाए हैं निवेशकों पर, और कहीं ना कहीं आपको 5 सरकार बनाने के लिए लाडली बहना जैसी फ्री वाइज स्कीम पर निर्भर रहना पड़ता है, या तो फिर आपको जो 80 करोड़ लोगों को आपने 5 किलो राशन की, अगर इतना ही निवेश, इतने ही रोजगार आ रहे हैं, तो वो जमीन पे क्यों नहीं दिख रहे? राशन की लाइन में, फ्री राशन की लाइन में लोग क्यों लगे हुए हैं? जी योगेश जी, जमीन पर ये निवेश दिखता क्यों नहीं है, लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिलता है? जी डॉक्टर जी मुख्यमंत्री ही ऊर्जा उससे उनकी ऊर्जा प्रदेश रीजनल समिति चौथी जी के पहले उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर और चौथी। वो क्या अगर मैं समय दूंगा तो मैं अपने काम की थोड़ा सा आंखें खोलना। जी फर्स्ट इन्वेस्टर मीट समिट जो हुई उसमें लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आया और 72,000 से ज्यादा रोजगार जनरेट हुए। फरवरी 2000 भाई मुंबई में निवेशकों को आकर्षित करते डॉक्टर मोहन यादव स्वयं गए, 50,000 करोड़ का निवेश आया। भाई जबलपुर में 20 जुलाई 2024 को इन्वेस्टर समिट हुई, उसमें 29 से ज्यादा यूनिटों का लोकार्पण हुआ। अशोक लीलैंड, AVNL 600 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट, वॉल्वो 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, SRF इंदौर 2500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, हिडलबर्ग सीमेंट कंपनी 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, BECL इंदौर में रिसर्च इको सेंटर खोल रही है जिससे 2,500 लोगों को रोजगार मिलेगा। गन फैक्ट्री बनने वाली HAL जबलपुर में गन के साथ टैंक भी बनाएगी और 23,000 करोड़ का निवेश आया, 50,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर। ये अभी तक की जो 2-3 इन्वेस्टर मीट के बाद इन्वेस्टर मीट में, ग्वालियर इन्वेस्टर मीट में 8,500 करोड़ का निवेश आया। उसमें हमारे जो युवा हैं जी, जो बड़े कॉरिडोर से जुड़ा है, 28 से ज्यादा रोजगार युवाओं को मिलेगा। टोटल कहने का मतलब है कि 1,80,000 करोड़ से ज्यादा का अभी तक निवेश आज की कॉन्क्लेव के पहले तक आ चुका है। 1.5 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार आधे से ज्यादा का मिल चुका और बाकी के मिलने के अवसर होंगे। तो हम रोजगार के अवसर निरंतर सृजन करने में लगे हुए और कांग्रेस सिर्फ अभी वर्ष में हम 7 करोड़ का अगर हमारा मध्य प्रदेश का बजट उसको हम 7 लाख करोड़ तक ले जाने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। आज जो इन्वेस्टर मीट समिट उसमें भी 19,000 करोड़ से ज्यादा निवेश। वोकल फॉर लोकल की तर्ज पर कई सारी फैक्ट्रियों के नाम आपने अपनी रिपोर्टिंग में बताया, तो मैं समय जाया ना करते हुए अब जो कांग्रेस के पूर्व विधायक और प्रवक्ता कुणाल चौधरी जी और हमारी मैडम जो बैठी हुई है हिमानी जी, इनके जो क्वेश्चन थे कि पिछली शिवराज सरकार में कितनी इन्वेस्टर मीट हुई और श्वेत पत्र की जो मांग कर रहे हैं, मेरा कहने का मतलब यह है अमित जी कि बिना पढ़े बिना तथ्यों को लेकर चैनल पर मुंह चलाने से पूरी जवानी खर्चा करते हैं, समय जाया करते हैं। मैं इनको आंकड़े देता हूं, श्वेत पत्र की जरूरत नहीं है, आंकड़े मिला लेना।
शिवराज सरकार के 15 सालों में अक्टूबर अभी तक टोटल 5 इन्वेस्टर हुई। बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे क्योंकि समय कम होता है हमारे पास। अर्थशास्त्री का मैं रुख कर लेता हूं। लोकेश जी, निश्चित तौर पर 17 सालों से इन्वेस्टर समिट होती आ रही है मध्य प्रदेश में, लेकिन जैसा कि विपक्ष का भी आरोप है कि निवेशक आते हैं, आमंत्रित किया जाता है, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं होता। लेकिन फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो फैक्ट्स क्या कहते हैं? क्या इतने सालों में जिन निवेश की बात मध्य प्रदेश में की गई, आज वो निवेश हो चुका है मध्य प्रदेश में? नहीं हुआ तो कारण क्या आप देखते हैं? देखिए, बहुत साधारण से शब्दों में मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे कि योगेश जी ने पहले ही बताया, ये चौथा इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है जो कि बुंदेलखंड एरिया में हुआ है। और अगर बुंदेलखंड के ही परिदृश्य की मैं बात करूं तो 7.7% एरिया जो है वो मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड एरिया का है। अब मुद्दे की बात इसमें यह है कि क्या इन्वेस्टमेंट आया। तो देखिए, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 100 लोग आए हैं तो 100 के 100 लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। मतलब ये मार्केटिंग का नियम है कि मैं 10 लोगों को अप्रोच करूंगा तो उसमें से 2 लोग मुझे हाँ बोलेंगे। तो आप अगर इसकी कोशिश में लगे हुए हैं कि सारा का सारा निवेश आएगा तो आप ये गलत फहमी में है। दूसरी चीज की इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आता है, इन्वेस्टमेंट आने के कुछ कारण होते हैं। सबसे पहले वहां का संसाधन क्या है। संसाधन में मुख्य रूप से अगर इंडस्ट्री की हम लोग बात करें तो इंडस्ट्री में क्या वहां पर जो रिवर्स हैं या जो नदियां हैं वो अवेलेबल है। दूसरा, वहां का सॉइल यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, मिट्टी किस प्रकार की है। अगर आप देखेंगे ज्यादातर जो इन्वेस्टमेंट आता है वो कहाँ आ रहा है, वो इंदौर आ रहा है। वो कहाँ आ रहा है, वो भोपाल या आसपास के क्षेत्रों में आके रुक जाता है। लेकिन मैं इस मामले में एक चीज की तारीफ करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी की कि उन्होंने एक पहल की है। और ये एकलौते मुख्यमंत्री नहीं है जिन्होंने ये पहल की है, लेकिन आप समझिए, अगर मैं आपकी और मेरी बात करूं जी, और मैं सभी जो पैनलिस्ट मौजूद हैं मैं चाहूंगा और बाकी आपकी जनता से भी कि इसको ऐसे देखें कि अगर कोई आदमी एग्रीकल्चर में काम कर रहा है, कृषि में जी, और उसके बाद में वो उससे शिफ्ट होना चाहता है, तो वर्तमान में मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूं और उसमें मध्य प्रदेश भी है कि हमारे पास कोई दूसरा अमित जी क्षेत्र नहीं है, सेक्टर नहीं है। दूसरा क्षेत्र नहीं है मतलब इंडस्ट्री नहीं है। तो ज्यादातर लोग कहाँ जा रहे हैं, सर्विस सेक्टर में जा रहे हैं। और आप जानते हैं सर्विस सेक्टर ऑलरेडी ओवरलोडेड है। इस वजह से बेरोजगारी की समस्या, नाना प्रकार की समस्या देखने को मिलती है। तो अगर हम लोग हमारी जो नींव है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल बेस, अगर उसको हम मजबूत करते हैं तो निश्चित रूप से चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे हम देश की बात करें तो अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। आप जितनी भी विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं अगर आप उनको देखेंगे तो उन किस प्रकार से विकसित हुई हैं। अमेरिका शुरू से विकसित नहीं था जी, लेकिन उसने अपना एग्रीकल्चर मजबूत किया, फिर वो इंडस्ट्री पे आया, फिर सर्विस सेक्टर पे आया। वैसे ही हम लोग अगर ब्रिटेन की बात करें, जापान की बात करें, तो अगर भारत भी एक विकसित देश बनना चाहता है तो इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं अपने अनुसार बता रहा हूं कि आपको आपका इंडस्ट्रियल बेस बहुत ज्यादा मजबूत करना होगा। एग्रीकल्चर में हमें अनस्किल्ड लेबर की जरूरत होती है ना, और सर्विस क्लास में हमें स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है। लेकिन वो आदमी कहाँ जाएगा जो पूरी तरीके से स्किल्ड नहीं है या जिसके पास में स्किल नहीं है, वो सेमी स्किल्ड मतलब की इंडस्ट्री में जाता है। अब इन्वेस्टमेंट में जो पैसे आए हैं वो क्यों नहीं आ पा रहे हैं? देखिए, आप अगर इन्वेस्टर हैं तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? संसाधनों की उपलब्धता हो, और सबसे महत्वपूर्ण चीज अमित जी कि वहां पर लेबर क्लास कैसा है। इंडस्ट्री के लिए मैंने आपको बताया मुझे सेमी स्किल्ड चाहिए। आप और मैं जाके इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग स्किल्ड लोग हैं, है ना। और एग्रीकल्चर से जो आदमी आया है वो उसे हमें सेमी स्किल्ड बनाना होगा। तो मेरा तो ये भी मानना है कि अगर हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर रहे हैं तो क्या हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं इसके लिए? और अगर हम लोग करेंगे तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि इन्वेस्टमेंट आएगी। और लास्ट में आपको बस एक पॉइंट और बताऊंगा मैं कि चाइना में क्यों इन्वेस्टमेंट आती है सबसे ज्यादा। आप देखिए, आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग कहां पे हो रहा है? चाइना में हो रहा है। वो इंडिया में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसके पीछे कुछ रीजन है। क्या रीजन है? हमारे यहाँ पर जो लेबर पॉलिसी है, सबसे रिजिड पॉलिसी है लेबर पॉलिसी। आप मजदूर को रख सकते, निकाल नहीं सकते बहुत आसानी से। लेकिन चाइना में क्या है? हायर एंड फायर की पॉलिसी है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम चाइना की तरह ही हायर एंड फायर की पॉलिसी ले आए, लेकिन हमें कुछ मजदूर की जो नीतियां हैं, जो लेबर पॉलिसी है, उसमें भी बदलाव करना होगा ताकि हम लोग भी चाइना की तरह ही एक मैन्युफैक्चरिंग हब बने और आने वाले समय में देश की जनता को, मध्य प्रदेश की जनता को जो है इसका फायदा मिले। बिल्कुल। हिमानी जी, क्या ये जो मुख्य बिंदु है इसे आप भी देखती हैं कि काफी संजीदगी से इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, और साथ ही जो पहल की जा रही है
उसे किस तरह से कांग्रेस देखती है? तो मैं ये योगेश गुप्ता जी को बताना चाहूंगी कि हमारी मैडम, मैं इनकी मैडम नहीं हूँ, इन अपनी भाषा थोड़ा सा अगर चैनल पे आए हैं और मुंह चलाना, ये इस तरह के शब्दों को अपने मर्यादा में रखें। और अगर मर्यादा से पार मैं जाऊंगी तो शायद अच्छा नहीं लगेगा। वरिष्ठ दिख रहे हैं मुझे अभी ये, तो इनको थोड़ा तमीज में रहने के लिए बोलिए। और दूसरी मैं बिल्कुल बात करना चाहूंगी, बुंदेलखंड मेरी कर्म भूमि है, मैं बुंदेलखंड से बिलोंग करती हूँ। तो अगर वहां कोई इन्वेस्टमेंट आएगा या मध्य प्रदेश में कहीं भी आएगा तो आप और हम सभी लोग खुश होंगे। कुछ भी होगा, विपक्ष का काम जो गलत चीजें हो रही हैं उसकी आलोचना करना है, जो अच्छा हो रहा है उससे सभी को अंदर मन में खुशी होती है। तो बिल्कुल जो लोकेश जी ने जो पॉइंट्स बताए वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ध्यान देने योग्य है। और हमारा पॉइंट यही है कि आप जितने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं वो जमीन पर कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपके प्रदेश में 20 साल आपकी सरकार के बाद 1000 रुपए या 1250 रुपए के लिए महिलाएं आश्रित हैं। आप उन्हें रोजगार नहीं दे पाए हैं, आत्मनिर्भर नहीं बना पाए हैं। ये जो आंकड़े उन्होंने प्रस्तुत किए ये इससे पहले डिबेट्स में भी देख चुके थे और अभी भी इससे पहले जो आपने स्क्रिप्ट दिखाई थी, तो उसके लिए कोई कान आंख किसी को खोलने की जरूरत नहीं थी। बहुत बोरिंग टाइप के जो कई बार सुबह से हम देख चुके हैं वोट आंकड़े थे, कोई बहुत बड़ा इन्होंने कोई खुलासा नहीं कर दिया कि ऐसा कुछ आया है। बात यहाँ ये है कि इस थी, ये बिल्कुल अपनी बातों से साबित कर रहे हैं उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो बिल्कुल विश्वास नहीं बना पाई कि नहीं आ पा रहा है। तो जो भी योजनाएं हैं, जो भी चीजें इस तरह की जो लोकेश जी ने पॉइंट्स रखे उनके बारे में सोचने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स का विश्वास मध्य प्रदेश में बढ़े और हमारे आसपास के लोगों को रोजगार उसकी वजह से मिले और हम आत्मनिर्भर हों देश की अर्थव्यवस्था में और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण रोल दें। दूसरा एक पॉइंट और, टीकमगढ़ के अदरक, सागर के टमाटर, दमोह का चना, आप ये देखिए अपने ही देश में टमाटर और इनकी कीमत की, इनकी खेती का क्या स्थिति है, किस तरह अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं और रेट कहां से कहां पहुंच जाते हैं। कहीं ना कहीं पहले हमें अपने अंदर की स्थिति सुधारने की जरूरत है। बड़े बड़े मंचों से घोषणाएं करने से वो जमीन पर नहीं उतर आएंगे। जब टमाटर अपने प्रदेश के लोगों को 200 रुपए किलो, 150 रुपए किलो मिलता है तो आप उसे निर्यात कर देंगे तो फिर क्या मध्य प्रदेश की स्थिति होगी? अदरक 200 रुपए किलो से नीचे होता ही नहीं है देश में, तो फिर क्या होगा? तो इन सब चीजों को बोलने के बाद मंच से घोषणाएं करें, थोड़ी संजीदगी दिखाई देगी उसमें। जी योगेश जी जवाब दीजिए। संजीदगी से घोषणाएं होनी चाहिए और धरातल पर काम दिखना चाहिए। सम्मान की दृष्टि से मेल को सर कहा जाता है और फीमेल मैडम कहा जाता है। मेरा कहने का वही तात्पर्य था, ना कि उसको अदर जो लेके गए में हिमानी जी, ऐसा कोई मेरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं। ठीक है जी, ये बात मैं क्लियर करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। दूसरी चीज जो अगर लोकेश जी ने बोली है, तो देखिए जो मूलभूत सुविधाएं जो अनुकूल मध्य प्रदेश में उद्यमियों को और उद्योगपतियों को चाहिए, आज हम वो उन्हें आज हम बिजली के मामले में आत्मनिर्भर हैं, पानी के मामले में आत्मनिर्भर है, कृषि आधारित हमारी आधारभूत संरचना है। 5 बार कृषि कर्मण अवार्ड शिवराज सरकार के समय में मिला था। तो ये, और हम पूरे प्रदेश स्तर पर रीजनल समिट करने का एक लोकल फॉर वोकल का जो उनका स्टेटमेंट था, उसके अकॉर्डिंग हर संभाग में, हर जिले में वहां का लोकल स्थानीय युवा को रोजगार से कैसे जोड़े, चाहे वो एमएसएमई हो या लघु उद्योग हो या बड़े उद्योग हो, उसके माध्यम से ये कोशिश मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। शिवराज सरकार की टाइम में 15 सालों में 2003 का बदहाल मध्य प्रदेश और आज का मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर होता हुआ 2003 के बाद इन्वेस्टर समिट हुई। अक्टूबर 2007 में 102 एमओयू साइन हुए, सब 1,73,000 करोड़ का निवेश आया, लगभग 49,750 लोगों को रोजगार मिला। अक्टूबर 2010 में 109 एमओयू साइन हुए, 26,869 करोड़ का निवेश आया, 25,000 लोगों को रोजगार मिला। अक्टूबर 2012 में 425 एमओयू साइन हुए, 26,000 करोड़ का निवेश आया और 31,530 लोगों को रोजगार मिला। इसी प्रकार अक्टूबर 2014 में 49,272 करोड़ का निवेश आया, 38,750 लोगों को रोजगार मिला। अक्टूबर 2016 में 235 बहुत लंबे हैं और लगातार दावा यही है सरकार का कि रोजगार मिलता है, लेकिन
लोकेश जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा कि जब इतने संसाधन है हमारे पास, संपदाएं हैं, फिर कहां पर कमी रह जाती है, कहां पर हम लैग कर रहे हैं? देखिए, योगेश जी ने जो अभी बात कही उसको मैं बहुत साफ रूप में क्लियर कर कि ये मेरे कुछ सजेशन थे कि इन कारणों की वजह से इन्वेस्टमेंट आती है। अगर मध्य प्रदेश सरकार उसे मुहैया करवा रही है तो उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना। दूसरी चीज की मध्य प्रदेश हम जानते हैं एक लौता ऐसा स्टेट है जो मैंने अपनी रिसर्च में देखा है, जनरली हम जब बात करते हैं बाकी सीनियर प्रोफेसर्स, कि हमारा बजट सरप्लस होता है। अब जिन लोगों को या आपकी जनता को अगर बजट सरप्लस क्या होता है नहीं पता, मैं बहुत साधारण शब्दों में बताऊंगा कि मेरी जो आमदनी है और जो मेरे खर्चे हैं उसमें मेरी आमदनी अच्छी है या ज्यादा है। ये बहुत कम राज्यों के साथ में है। दूसरी चीज, हम एक एग्रीकल्चर स्टेट है, मतलब कि हमारे यहाँ 70% लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर, 100 में से 70 लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं। तो मेरा प्रश्न फिर यह है कि इस एग्रीकल्चर को जो हमारे पास में जो प्रोडक्शन है उसको फूड प्रोसेसिंग में डालने के लिए हम लोग इंडस्ट्री चाहते हैं। मतलब टोमेटो बनाने से हमारा फायदा नहीं है। जैसे कि हिमानी मैम ने बताया, बिल्कुल सही है कि अगर टमाटर हमारे यहाँ हो रहे हैं तो महंगी क्यों है, वो एक अलग मुद्दा है, कभी और किसी डिबेट में हम उस पर बात करेंगे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। वो एक मांग और पूर्ति का नियम है। तो अगर हमारे पास टोमेटो है तो क्यों ना उसका केचप बनाया जाए। तो क्या हम उस प्रकार से सोच रहे हैं? अगर हम सोच रहे हैं तो उसको मास लेवल पे करें। और मैं फिर से कहूंगा कि अगर सरकार इसकी फैसिलिटी मुहैया करवा रही है, जो कि करवा रही है सर के अकॉर्डिंग, तो वो बहुत अच्छी बात है। तो इन्वेस्टमेंट दिखना चाहिए। क्या होता है ना कि अगर मैंने स्विच ऑन किया तो पंखा चलना चाहिए, मेरा कहने का मतलब है ना। मैंने शुरू में ही बताया 100 लोग आएंगे, 100 के 100 लोग आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। आप तो मान के चलिए 100 में से 10 लोग करेंगे, लेकिन वो 10 लोगों का जो इम्प्लीकेशन है वो आपके और मेरे लिविंग स्टैंडर्ड पे दिखना चाहिए। आप महिलाओं को क्या चाहिए कि टोमेटो उसको सस्ता मिल जाए, है ना, जो नॉर्मल ग्रोसरीज है वो उसके लिए क्या हो जाए, सस्ती हो जाए, है ना। ये पहली चीज। दूसरा, जो वास्तविक आंकड़े हैं, अगर हम बेरोजगारी की बात करें तो वो 16% लगभग बेरोजगारी है हमारे यहाँ। अब ये जो हमें रोजगार मिल रहा है वो आपके डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट में आता है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर में जो आदमी साल भर काम करता है, अगर आप अर्थशास्त्र की भाषा में समझेंगे तो वो प्रच्छन्न बेरोजगारी या डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट का पार्ट होता है कि वो साल भर काम कर रहा है लेकिन वास्तविकता में बेरोजगार है। अगर आपका मेरा खेत है और हम 2 भाई हैं, तो हम जब रोजगार हम उसमें काम कर रहे हैं तो वास्तविकता में वहां पर केवल एक आदमी की जरूरत है। लेकिन आपको लग रहा है कि आप भी एक प्रकार के रोजगार में एंगेज्ड हैं, तो उसको रोजगार का हिस्सा नहीं मान सकते हम लोग। इंडस्ट्री हमारे पास में इतनी है नहीं। मैं तो हमेशा एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ, बहुत क्लियर होता है वो, कि इंदौर भोपाल जब आप जाएं बाय रोड तो वहां मुझे बताइए कितनी इंडस्ट्री आपको मिलेंगी, है ना। आसपास में कितनी इंडस्ट्रीज मिलेंगी बाय रोड जब आप जाते हैं तो नहीं मिलती हैं। जब मेजर सिटीज के आसपास आपको इंडस्ट्रीज नहीं मिल रही हैं तो आप बाकी जिलों की स्थितियां समझ सकते हैं कि क्या होगी वहां की स्थितियां। कैसे योगेश, जवाब दीजिए। जी योगेश जी, आपकी बात रखें। जी देखिए अमित जी, मेरा आपसे बड़ा स्पष्ट निवेदन है कि आप जितना पैनलिस्ट को देते हो, मैं बात अपने पॉइंट रख रहा हूँ, आंकड़े गिना रहा हूँ, आप मेरी बात काट के नहीं, बिल्कुल आप आंकड़े गिराइए, लेकिन समय बहुत कम है हमारे पास आंकड़ों के लिए। योगेश जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा फिर से संक्षेप में आपकी बात रखें। जी जी जी, आपके माध्यम सवाल उठ रहे हैं तो आपके माध्यम से जवाब पूरा जाना चाहिए। जी जी, जवाब दीजिए। जी, काट नहीं सकते। और जो मेरे अर्थशास्त्री मित्र बैठे हुए हैं, अगर हम कुछ नहीं होगा इस दर से कुछ करे ही ना, तो आगे इन्वेस्टर ने बोला कि पूरे अगर 100 लोगों से मिले तो 100 इन्वेस्ट नहीं करेंगे। हम क्या कह रहे हैं साहब, 4,500 लोगों से आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मिले, 50-60 लोगों से 1 to 1 फेस टू फेस बात हुई और उसमें 19,000 करोड़ का निवेश आया। तो हम तो अथक प्रयासों के माध्यम से मध्य प्रदेश के युवाओं का भविष्य संवारने में लगे हुए हैं। आप विपक्ष के नाते प्रश्न उठाइए, अगर प्रश्न उठाते हैं तो उनका जवाब तो लीजिए। आप बगैर जवाब लिए यू टर्न मार देते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। जो पहला चैनल देख रहा हूं जी, क्या मेरी बात आने से पहले ही काट के और उधर चले जाते हैं। ठीक है, आप जवाब दीजिए संक्षेप में, लेकिन क्योंकि आंकड़ों के लिए बहुत वक्त हमारे पास नहीं होता। योगेश जी, आप भी जान रहे हैं। जी, सरकार के ऊपर, हमारी पूर्ववर्ती सरकारों के ऊपर सवाल उठ रहे हैं तो उतना समय तो जाएगा ही जाएगा जवाब देने में। आप अगर उतना समय भी नहीं देना चाहते तो एक तरफा पैनल बिठाइए और करिए। योगेश जी, मैं तीसरी बार आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप अपनी बात रखें और स्पष्ट तौर पर सिर्फ जवाब आप दें। जी
स्पष्ट तौर पर पिछले 15 सालों में जो इन्वेस्टर मीट हुई है उसमें हमारा 2 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आया और 2,40,000 लोगों को पिछली 5 इन्वेस्टर समिट में शिवराज जी के टाइम रोजगार मिला। और इस चौथी जो इन्वेस्टर मीट समिट है इसके पहले 3 जो हुई, और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई और कोलकाता इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के बाद जो सफलता है वो आज का आंकड़ा अगर हम जोड़ते हैं तो 1,99,000 करोड़ का आंकड़ा आ चुका है और लगभग 2 लाख के करीब युवाओं को रोजगार हम सभी सेक्शन में देने जा रहे हैं अगले आगामी 4 से 6 महीने के अंदर। और जो हमारी ग्लोबल समिट होगी भोपाल में मार्च 2025 में, उस ग्लोबल समिट के समक्ष जब हम अपने रीजनल समिट के ये आंकड़े रखेंगे, तथ्यात्मक रूप से जो प्रमाणित होंगे और जो हमारे विदेशी निवेशक होंगे वो निश्चित रूप से देश में एक बड़ा निवेश करेंगे और हम सफलता की ओर अग्रसर करें, हमारे युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने। ठीक है हिमानी जी, क्या सरकार के ये जो प्रयास हैं वो काफी आपको दिखते हैं? विपक्ष के नाते कोई सुझाव आप सरकार को देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं सुझाव देना चाहूंगी कि पहले आप मन से घोषणाएं करने से पहले थोड़ी व्यवस्थाएं देख लें कि किन चीजों का हम निर्यात कर सकते हैं, कब तक कर सकते हैं। उन शर्तों पर निवेशक अगर राजी हैं अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जैसे कि अभी लोकेश भाई ने बताया कि ठीक है कुछ टमाटर डिमांड सप्लाई का होता है, तो जिस समय अगर महंगा है उस समय भी अगर वो निर्माण करते रहेंगे टमाटो केचप का, तो फिर आप सोचिए क्या स्थिति होगी। और कम से कम उतना अपने यहाँ पे पैदावार होनी चाहिए कि लगातार जनता को भी सही दाम में चीजें उपलब्ध हो और हम उससे अपना व्यापारिक लाभ भी बढ़ा सके, अर्थव्यवस्था में सहयोग कर सके, को रोजगार मिल सके। इस तरह की पहले मतलब सिर्फ आनंद फानंद में प्रचार के लिए बड़े बड़े मंचों से दावे करना, वादे करना ठीक नहीं है। पहले तैयारियां करें, उसके बाद इस तरह की चीजों के में आगे बढ़े। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं दावे बहुत हुए हैं, वादे बहुत हुए हैं, लेकिन देखना होगा कि इस बार ये जो समिट होती है इसका क्या नतीजा निकल कर आता है और बुंदेलखंड को इससे कितना लाभ होता है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।